हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके नैनदीप फार्मा यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट सेकेंड, हीट ट्रांसफर, इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। इसमें दोस्तों हम फर्स्ट देखेंगे हीट एंड मास ट्रांसफर क्या होता है। हीट, व्हाट डू यू मीन बाय द हीट ट्रांसफर? हीट ट्रांसफर इज नथिंग बट द हीट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है इन विच फ्लो फ्रॉम हाई रीजन ऑफ टेम्परेचर टू द लोअर रीजन ऑफ टेम्परेचर। हीट कैसी ट्रांसफर होती है? हाइयर रीजन से लोअर रीजन बाय यूजिंग फॉलोइंग मैकेनिज्म: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। As per the thermodynamic law, according to the thermodynamic law, heat transfer from the higher region to the lower region with the help of conduction, convection and radiation. दोस्तों, तो हम जानेंगे कंडक्शन किसे कहते हैं, कन्वेक्शन किसे कहते हैं और रेडिएशन किसे कहते हैं। कंडक्शन यानी नथिंग बट द एनर्जी ट्रांसफर, जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। कैसे? बाय ट्रांसमिशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का भी जिसमें ट्रांसमिशन होता है ऑफ इंडिविजुअल, मीन्स इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के साथ जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिट होती है विदाउट मिक्सिंग चेंज इन द डायरेक्शन। विदाउट मिक्सिंग और द विदाउट चेंज इन डायरेक्शन मीन्स किसी वो विदाउट मिक्सिंग और विदाउट एनी चेंज वो ट्रांसफर होती है। एनर्जी का ट्रांसफर जहाँ होता है उसे हम कहते हैं कंडक्शन। मीन्स कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द हायर रीजन टू द लोअर रीजन, उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्शन। इट इज लिमिटेड टू सॉलिड्स। ये जो कंडक्शन होता है वो सॉलिड्स के लिए लिमिटेड रहता है, मीन्स मेटल के लिए लिमिटेड रहता है। इट इज इम्पोर्टेंटली रोल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स में रोल प्ले करता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो भी कोई मेटल्स रहते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स रहते हैं, मीन्स हीट इसमें इजीली पास हो सकती है। फाइबर्स आर बैड कंडक्टर्स। जो भी फाइबर्स रहते हैं वो क्या हीट से और एनर्जी से बैड कंडक्टर रहते हैं, मीन्स उससे हम इलेक्ट्रिसिटी या हीट को पास नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पे कुछ बेसिक लॉ दिए हैं कंडक्शन के। रोल ऑफ कंडक्शन कैसा होता है? मीन्स ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। जितना भी ड्राइविंग फोर्स है उसके अपोज में रेजिस्टेंस आता है, उसे हम कहते हैं रोल ऑफ कंडक्शन। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है दोस्तों? द टेम्परेचर ग्रेडियंस अक्रॉस द सॉलिड। किसी भी सॉलिड के अक्रॉस में जो भी टेम्परेचर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। रेजिस्टेंस मीन्स क्या? द रेजिस्टेंस टू फ्लो। जो फ्लो को रेजिस्टेंस देती है, जो फ्लो को आगे नहीं बढ़ने देती है, उसे कहते हैं हम रेजिस्टेंसी। और जो रेजिस्टेंसी दी गई है वो फ्यूरियर लॉ के अकॉर्डिंग में दी गई है। तो आपको कंडक्शन समझ आया होगा। उसके बाद हम देख लेंगे कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन होता है हीट फ्लो रिजल्टेड फ्रॉम मिक्सिंग। हीट का फ्लो कैसा है? मिक्सिंग या टर्बुलेंस इन लिक्विड स्टेट में। किसी भी लिक्विड स्टेट में हीट फ्लो होती है या मिक्सिंग या तो टर्बुलेंस से। फिर मॉलिक्यूल्स आर इन फ्री स्टेट। उसमें जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो कंप्लीटली फ्री स्टेट में रहते हैं। मोर रैंडमनेस तो मोर कन्वेक्शन। जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा उतना कन्वेक्शन ज्यादा होगा। और इसमें दोस्तों हम देखने वाले फोर्स ऑफ कन्वेक्शन क्या होता है और नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है। फोर्स की वजह से होने वाला कन्वेक्शन और जो नेचुरल कन्वेक्शन होता है। फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइन करता है ये? हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल ऑफ फ्लूइड यूजिंग एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स को यूज करके जितना भी हीट का एक्चुअल ट्रांसफर हो रहा है उसे हम कहते हैं फोर्स कन्वेक्शन। उसके जो एग्जांपल्स है वो स्टीयरिंग एंड एजिटेशन है। और जो भी नेचुरल कन्वेक्शन होता है वो क्या है? नेचुरल कन्वेक्शन ऑकर्स होता है। कहाँ ऑकर्स होता है दोस्तों? वियर, कहाँ? जहाँ हीट ट्रांसफर होती है ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट। किसी भी दो डिफरेंट स्टेट्स की वजह से, मीन्स डेंसिटी विद इन द सिस्टम और द विदाउट एनी एक्सटर्नल टेम्परेचर। किसी एक्सटर्नल टेम्परेचर का या एक्सटर्नल फोर्स का यूज नहीं होता, वहां पे जो हीट का ट्रांसफर होता है उसे हम कहते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। हाई डेंस फ्लूइड माइग्रेट होते हैं जहां फ्रॉम द लोअर डेंसाइल फ्लूइड, उसे हम कहते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। दोस्तों, कन्वेक्शन के बाद हम देखने वाले रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन मीन्स द हीट ट्रांसफर वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो रेडिएशन पास करते हैं, जो हीट ट्रांसफर होती है उसे हम कहते हैं रेडिएशंस।
दिस इज अ टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर कॉल्ड एज थर्मल रेडिएशन। जिसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है उसे क्या कहते हैं, थर्मल रेडिएशन। मीन्स जिसमें हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो इस हीट के रेडिएशंस निकल आ रहे हैं, उसे कहते हैं थर्मल रेडिएशंस। इमिसिव पावर ऑफ हीट, इमिसिव पावर ऑफ जो हीट अब किसी भी हॉट जो सब्सटेंस रहते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं किसकी, उसकी जो एब्जॉर्बिटी हो, जो उसकी जो कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की, उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। और जो वेव रहते हैं इन एक्साइटेड और रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटर एब्जॉर्बर्स, उसका जो ग्राफ दिया है दोस्तों, ये यहाँ देखिए एब्जॉर्प्शन है और ये एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ से एब्जॉर्प्शन हुआ वो एक्साइटेड स्टेट हो गए और यहाँ पे वो रिलीज हो रहे हैं, जिसका क्या इमिशन हो रहा है, और यहाँ पे जो है वो स्टेबल स्टेट में। ये दोस्तों एक्चुअली रेडिएशन होता है। रेडिएशन मीन्स सिंपली इतना याद रखना है कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहती है उसका जो हीट ट्रांसफर रहता है उसे हम इजीली आसान भाषा में रेडिएशन कहेंगे। उसके बाद दोस्तों हम कुछ लॉज देखने वाले हैं। फर्स्ट लॉ है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या कहता है, किरचॉफ लॉ का जो स्टेटमेंट है वो हम देखने वाले हैं। एट थर्मल इक्विलिब्रियम, किसी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में इमिशन पावर सेम फॉर ऑल बॉडीज। जो किसी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो भी इमिशन पावर रहती है वो सभी बॉडी के लिए सेम रहती है। ये किरचॉफ लॉ का कहना है। उसके बाद क्या कहता है वो लॉ, इट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन, वो किसकी रिलेशनशिप बताता है, इमेसिव पावर ऑफ सरफेस एंड इट्स एब्जॉर्बिविटी। में जो सरफेस की जो इमेसिव पावर है वो और उसका जो एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है उसका रिलेशन शो करता है। जो भी इमेसिव पावर है उसे हम कहते हैं इमिशन ऑफ सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस एब्जॉर्बिविटी। जितना ज्यादा इमिशन होगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ एब्सॉर्बली सेम फॉर ऑल बॉडीज एट थर्मल इक्विलिब्रियम। मीन्स जो पहला सेंटेंस दिया था उसी सेंटेंस को उसने फिर से दोहराया है। रेट ऑफ इमिशन, इमिशन का जितना रेट है, इमिशन पावर का जो रेट है वो एब्सॉर्बिविटी को सेम दिखाता है, इसने ऑल थर्मल इक्विलिब्रियम में। दिस इज द किरचॉफ लॉ। वो किरचॉफ लॉ भी तुम्हें एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम देखने कि फ्यूरियर लॉ क्या होता है। रेट ऑफ हीट, हीट का जो रेट है फ्लो थ्रू द यूनिफॉर्म, मीन्स जब हीट किसी भी यूनिफॉर्म डायरेक्शन में फ्लो होती है तब जो मटेरियल रहता है वो ऑलवेज प्रोपोर्शनल रहता है टू इट्स एरिया एंड टेम्परेचर डाउन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ। मीन्स जितना भी ज्यादा एरिया है, जितना भी टेम्परेचर है उससे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, बट वो जो पाथ लेंथ होती है उससे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं ग्रे बॉडी क्या होती है और ब्लैक बॉडी क्या होती है। ग्रे बॉडी यानी कि क्या, जो भी कोई बॉडी है उसकी एब्जॉर्बिविटी कांस्टेंट रहती है। ऑल उसकी जो वेवलेंथ है, जो भी उसकी रेडिएशन की वेवलेंथ है, तब वो एब्जॉर्बिविटी क्या रहती है उसकी कांस्टेंट रहती है एट गिवन टेम्परेचर। मीन्स किसी भी जो हमें टेम्परेचर दिया है उस टेम्परेचर को उसकी ऑल वेवलेंथ की जो एब्जॉर्बिविटी वो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, वो ग्रे बॉडी रहती है। और ब्लैक बॉडी कौन सी होती है, ब्लैक बॉडी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एज अ बॉडी दैट रेडिएट मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो बॉडी रेडिएट करेंगी क्या, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी ज्यादा हो सके उतनी एनर्जी को क्या करेगी, रेडिएट करेगी एट ए गिवन टेम्परेचर एट एनी इंसिडेंट एंगल। म्हणजे कौन से भी इंसिडेंट एंगल को और जो गिवन टेम्परेचर दिया है तो वो बॉडी क्या करेगी, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी के रेडिएशन शो करेगी, उसे हम कहेंगे ब्लैक बॉडी। द टोटल अमाउंट ऑफ इमिटेड रेडिएशन ऑफ ब्लैक बॉडी गिवन बाय स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। जो एक हमें लॉ दिया है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वो क्या शो करता है, जो भी कोई टोटल अमाउंट ऑफ इमिटेड रेडिएशन है ब्लैक बॉडी के, वो उसका कहना है स्टीफन बोल्ट्जमैन का कि ब्लैक बॉडी में जो इमेसिव पावर रहती है ब्लैक बॉडी की, जो इमेसिव पावर है ब्लैक बॉडी की, वो प्रोपोर्शनल रहती है। किससे प्रोपोर्शनल रहती है, फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर। उसका जो एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर रहता है उसके फोर्थ पावर से वो प्रोपोर्शनल रहती है। दैट मीन्स ईबी इज इक्वल्स टू सिग्मा टी फोर्थ रूट, ईबी इज इक्वल्स टू सिग्मा t to the power 4, यानी कि सिग्मा इज इक्वल्स टू EB's वैल्यू ऑफ EB इज 5.7 into 10 to the power minus 8 W by m square. This is the equation of Stefan Boltzmann law.
दोस्तों आपको ये हीट ट्रांसफर का कंसेप्ट समझ आया होगा। उसके बाद हम देख लेंगे इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन किसे कहते हैं? इवापोरेशन इज नथिंग बट द रिमूवल ऑफ लिक्विड और द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सब्सटेंस। दैट मीन्स द रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन से हम लिक्विड को रिमूव करेंगे बाय बॉइलिंग ऑफ लिक्विड इन अ suitable vesicle and withdrawing into the form of vapor, lowering the concentrated residue। मीन्स concentrated residue को कम करके किसी भी सब्सटेंस से हमको लिक्विड को निकालना है, उसे कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट। इवापोरेशन कब होता है? जब उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर किसी भी सब्सटेंस को हीट मिल जाती है, तब उसका क्या इवापोरेशन हो जाता है। इट इज स्लोवेस्ट प्रोसेस। इवापोरेशन का क्या स्लोवेस्ट प्रोसेस कहा है। आता इंपॉर्टेंस ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? टू गेटिंग द कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट से हमें मॉइस्चर को सेपरेट आउट करना है तो ये इवापोरेशन जरूरी होता है। ड्राइंग ग्रैनुल्स मीन्स जो भी हम टैबलेट कैप्सूल बनाने के लिए ग्रैनुल्स यूज करते हैं, उसे ड्राई करने के लिए हमें इवापोरेशन की जरूरत होती है। इंपॉर्टेंट ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है उसके लिए भी हमें इवापोरेशन की जरूरत होती है। अब कौन से फैक्टर्स है जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों फर्स्ट फैक्टर है वेपर प्रेशर, सेकंड वन है मॉइस्चर कंटेंट, आफ्टर दैट फिल्म डिपोजिशन ऑन सरफेस, टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड टाइम ड्यूरेशन। तो वन बाय वन हम एक एक को देखने वाले हैं। वेपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवापोरेशन। जितना ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन ज्यादा होगा यानी कि वाटर रिमूवल ज्यादा हो जाएगा, तो हमें प्योर और कॉन्सेंट्रेटेड सब्सटेंस मिलेगा। मॉइस्चर कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगा। मींस जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट तुम्हारे सब्सटेंस में है, प्रोडक्ट में है, उतना कम उसका रेट ऑफ इवापोरेशन होगा। फिल्म डिपोजिशन ऑन सरफेस, किसी भी सरफेस में फिल्म का डिपोजिशन हो जाएगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन अल्टीमेटली उसका कम हो जाएगा। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली इवापोरेशन बढ़ जाएगा। एंड टाइम ऑफ ड्यूरेशन, ड्राइंग का इवापोरेशन का टाइम बढ़ जाएगा तो इवापोरेशन अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम देख लेंगे कि इवापोरेशन के लिए डिफरेंट इवापोरेटर से कौन कौन सी इवापोरेटर हमें दिए गए, वो आज हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ इवापोरेटर्स। इनमें आता है स्मॉल स्केल इवापोरेटर्स एंड लार्ज स्केल इवापोरेटर्स। स्मॉल स्केल इवापोरेटर में हम देखने वाले हैं फर्स्ट वन दैट इज द नेचुरल इवापोरेटर, आफ्टर दैट फोर्थ सर्कुलेशन, फिल्म इवापोरेटर एंड द इकोनॉमिकल और द मल्टीपल इवापोरेटर्स। इसमें हम देखने वाले हैं रोटेटरी फिल्म इवापोरेटर, इवापोरेटिंग पैन है, स्टीम जैकेट इवापोरेटर है एंड हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवापोरेटर्स है। फिल्म इवापोरेटर में दोस्तों तीन टाइप के इवापोरेटर्स है, लॉन्ग ट्यूब इवापोरेटर, हॉरिजॉन्टल फिल्म इवापोरेटर एंड विप्ड फिल्म इवापोरेटर। मींस लॉन्ग ट्यूब में फिर उसके दो टाइप से, क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर एंड द फॉलिंग फिल्म इवापोरेटर। वन बाय वन हम एक एक को देख लेंगे। फर्स्ट वन रोटेटरी इवापोरेटर। रोटेटरी इवापोरेटर को हम रोटा कैप से भी जानते हैं। मोस्टली यूज टू सेपरेट द लो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट, मींस जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उससे सेपरेट करने के लिए हम रोटेटरी इवापोरेटर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इथिल एसीटेट एंड एनेक्सेन को सेपरेट आउट करने के लिए, इसका इवापोरेशन करने के लिए हम रोटेटरी इवापोरेटर का यूज करते हैं। दोस्तों उसके बाद है इवापोरेटिंग पैन। इवापोरेटिंग पैन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है दोस्तों, द लिक्विड मूव्स इन दिस पैन ड्यू टू द डिफरेंट इन द डेंसिटी की वजह से इसका हम यूज कर लेते हैं। इसके अंदर का जो इनर सरफेस है और ये आउटर सरफेस है, वो जो आउटर सरफेस है वो आयरन टर्मिट से मींस आयरन से बना होता है, और जो इनर सरफेस है उसमें गोल्ड का कंडक्टर बना रहता है। उसमें एग्जांपल है कॉपर है, स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के इवापोरेटिंग पैन बनाए होते हैं। इसका जो यूज है वो मेनली एक्वेस एंड थर्मोस्टेबल सब्सटेंस के लिए इवापोरेटिंग पैन का यूज किया जाता है। आफ्टर दैट थर्ड वन है वैक्यूम पंप। जो वैक्यूम पंप है मोस्टली एप्लीकेबल है थर्मोलायबल सब्सटेंस जो रहते हैं उसके लिए हम वैक्यूम पंप का यूज करते हैं। उसके बाद है क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर। क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर क्या होता है दोस्तों, उसे हम कर्निस्टर लॉन्ग ट्यूब इवापोरेटर से भी जानते हैं। क्रिस्टल इवापोरेटर से जानने के बाद उसकी जो लेंथ होती है वो 7 सेंटीमीटर रहती है और उसकी जो डायमीटर रहती है वो 5 मिलीमीटर रहती है। उसका जो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है तो हम वो देख लेंगे। द लिक्विड फीड एट बॉटम, इसमें जो बॉटम आपको दिख रही है उससे हम लिक्विड को फिल करते हैं। इंक्रीज बबल फॉर्मेशन, इसमें क्या बबल का फॉर्मेशन होता है इसलिए इसकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। नीड एक्स्ट्रा प्रेशर और द एनर्जी टू क्लाइंब, इसे क्लाइंब करने के लिए हमें एक्स्ट्रा प्रेशर की जरूरत पड़ती है और एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एक जो भी विस्कस सब्सटेंस रहते हैं, विस्कस फ्लूइड रहते हैं, उसके लिए ये क्लाइंबिंग इवापोरेटर एप्लीकेबल नहीं है।
उसके बाद दोस्तों हम देख लेंगे फ्लोटिंग फिल्म इवापोरेटर। उसका क्या यूज है, विच इज रिसेम्बल टू क्लाइंबिंग, वो क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर है बट वो इन्वर्टेड स्टेट में रहता है। एप्लीकेबल है ओनली फॉर द विस्कस सोल्यूशन एंड इसका जो मेनली डिसएडवांटेजेस है वो है स्पॉटिंग ऑन द सरफेस वॉल, उस जो सरफेस वॉल है उसमें जो स्पॉटिंग शो करता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद दोस्तों हम देखने वाले हैं विप्ड फिल्म इवापोरेटर। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक विप्ड टाइप रहता है। उसके जो एग्जांपल्स है वो रोटेटरी फिल्म इवापोरेटर है, स्टैंडर्ड इवापोरेटर है और जो मॉडिफाइड फॉलिंग फिल्म इवापोरेटर से रॉबर्ट टाइप इवापोरेटर भी इसमें आ जाते हैं। उसका जो मेनली कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर जनरल वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन सेम, बट जो भी लोअर पोर्शन है उसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ ट्यूब्स रहती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है वो उसमें 1 से 2 मीटर लेंथ का ये रहता है, ज्यादा लेंथ नहीं रहती उसकी, 40 to 80 mm उसकी डायमीटर रहती है। उसमें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं वो आज हम देख लेंगे। उसमें क्या है, हाई विस्कोसिटी विथ स्पॉटिंग जो रहता है उसे हम फॉलिंग फिल्म इवापोरेटर कहते हैं। जो हाई विस्कस है विदाउट डिपोजिशन है उसे हम मॉडिफाइड फॉलिंग फिल्म इवापोरेटर बोलते हैं। जो स्टीम पिकड है उसे हम इवापोरेटिंग पैन बोलते हैं। और जो वर्टिकल ट्यूब है, वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर है, इसे हम अल्सो कॉल के शॉर्ट ट्यूब इवापोरेटर से भी जानते हैं। और दोस्तों लास्ट वन देख लेंगे, क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, राइजिंग फिल्म इवापोरेटर से भी जानते हैं। और उसका जो यूज है मेनली ऑयल एक्सट्रैक्शन ऑफ लिवर ऑयल, मीन्स लिवर ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्लाइंबिंग फिल्म इवापोरेटर का यूज करते हैं। विटामिन, इंसुलिन, ब्लड प्लाज्मा उसे सेपरेट आउट करने के लिए और उससे इवापोरेशन करने के लिए भी हम इसका यूज करते थे। जो भी वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर रहता है, इफ इट इज कनेक्टेड टू ईच अदर तो उसे मल्टीपल इवापोरेटर कहते हैं। जो भी जितने भी वर्टिकल ट्यूब इवापोरेटर से उसे एक साथ कनेक्ट करने से जो भी इवापोरेटर बनता है उसे हम मल्टीपल टाइप इवापोरेटर कहते हैं। दिस इज ओवरऑल अबाउट दोस्तों हीट ट्रांसफॉर्मेशन एंड इवापोरेशन। उसका जो आगे का पार्ट है वो हम आगे के लेक्चर में देख लेंगे। थैंक यू सो मच।